जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का एक मेजर प्लेनेट है। मास और साइज में तो ये सबसे बड़ा है ही, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस हमारे पूरे सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है। धरती की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के लिए ये ग्रह किसी कवच की तरह काम करता है। बाहर से आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को जुपिटर के भयंकर गुरुत्वाकर्षण से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे पृथ्वी की ओर आ रही ऑब्जेक्ट का रास्ता बदल जाता है और पृथ्वी एक और भयानक तबाही से बच जाती है। धरती और मानव सभ्यता को सौरमंडल का ये दैत्याकार ग्रह जुपिटर कितनी बार बचा चुका है, इसकी गिनती तो शायद हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान हमेशा से आसमान में इस ग्रह को देखकर अचंभित होता जरूर आया है। गैलीलियो के जुपिटर को देखने से लेकर आज तक इस ग्रह के बारे में बेशक हम बहुत कुछ जान गए हैं। एक धुंधले से बिंदु से लेकर हमने जुपिटर के अंदर तक झांक कर देखा है। वॉयेजर मिशन के दौरान जुपिटर को बेहद नजदीक से स्टडी किया है, लेकिन इस दैत्याकार ग्रह को जानने और समझने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। जहां तक प्लूटो और शनि ग्रह को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड मिशंस प्लान किए जा चुके हैं, तो जुपिटर वैज्ञानिकों की आंखों से कैसे बचा रह सकता है? हमें और इस धरती को प्रलयकारी आफतों से बचाने वाले जुपिटर के बारे में हम जानते ही कितना है, बस ना के बराबर। वो जुपिटर जो पूरे सोलर सिस्टम को संतुलित कर रहा है, उसके बारे में हमारी सिविलाइजेशन को जानकारी ना होना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आखिर जुपिटर का हमारे सोलर सिस्टम में क्या किरदार है? क्या यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इसके अंदर क्या चल रहा है? क्या इसके चंद्रमाओं पर जीवन है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी हमें जुपिटर को आश्चर्य भरी नजरों से देखने पर मजबूर करते हैं। और इन्हीं सवालों के उत्तर तलाशने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यानी कि जूस नाम का एक मिशन 14 अप्रैल सन 2023 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया था। ये मिशन वाकई एक कमाल का मिशन है और इसके साइंस ऑब्जेक्टिव्स भी मानव सभ्यता को एक नई दिशा देंगे। हमारा विज्ञान एक अलग मुकाम पर पहुंचेगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस मिशन को लेकर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे मिशन में एक और चीज है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जब मैं इस मिशन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये टाइमलाइन पता लगी। इस मिशन को लॉन्च हुए करीब 5 महीने हो चुके हैं। फिलहाल ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। करीब 1 साल 4 महीने बाद यानी कि अगस्त 2024 में ये चांद तक पहुंचेगा और वहां से ग्रेविटी असिस्ट का सहारा लेकर उसी महीने में पृथ्वी को दोबारा से फ्लाई बाय करके वीनस प्लेनेट की ओर निकल जाएगा। फिर करीब 1 साल बाद ये 31 अगस्त 2025 को वीनस पर पहुंचेगा। वहां से फिर से ये स्लिंग शॉट होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये सितंबर 2026 तक दोबारा से पृथ्वी को फ्लाई बाय करेगा। फिर ये एक बड़े से एलिप्टिकल ऑर्बिट में चला जाएगा। करीब 2.5 साल बाद फिर ये 18 जनवरी 2029 को पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरेगा। लेकिन इस बार ये पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर मार्स के ऑर्बिट को पार करता हुआ एस्टेरॉयड बेल्ट में 223 रोजा नाम के एस्टेरॉयड से होता हुआ जुपिटर की दुनिया में एंटर होगा। लेकिन तब तक जुलाई 2031 आ चुका होगा और फिर ये जुपिटर के बाकी सिस्टम्स को स्टडी करेगा। अब ये टाइमलाइन देखकर ही अजीब लगता है कि जब इसका साइंस फेज 3.5 साल का है, तो इस मिशन का क्रूज फेज यानी कि वो फेज जहां मशीनरी आइडियल कंडीशन में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, वो 8 साल क्यों है? सीधा सा कहने का मतलब ये है कि इस जूस मिशन को जुपिटर तक जाने में 8 साल क्यों लग रहे हैं, जबकि इससे पहले वॉयेजर मिशन जुपिटर तक 2 साल से भी कम समय में पहुंच गया था। इसके अलावा न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने तो जुपिटर तक पहुंचने में 1 साल भी नहीं लगाया था। तो फिर आखिर एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जूस मिशन में ऐसा क्या है कि उसे जुपिटर तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय लगने वाला है? तो यही टॉपिक रहेगा आज के हमारे इस वीडियो का। टू बी ऑनेस्ट, आज के इस वीडियो से आपको रिलेटिविटी, ग्रेविटी, ऑर्बिटल मैकेनिक्स इन सब का एक आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे सौरमंडल में धरती और बृहस्पति ग्रह जब एक दूसरे के पास होते हैं, तब इनके बीच की दूरी करीब 600 मिलियन किलोमीटर होती है। पर इन 5 महीनों में जूस करीब 370 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। वहीं अगर टाइम के मुताबिक देखा जाए तो ये मिशन अभी अपने क्रूज टाइम का 5% भी कंप्लीट नहीं कर पाया है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो डिस्टेंस अर्थ और जुपिटर के बीच कैलकुलेट किया है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमारा स्पेसक्राफ्ट एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या हम सीधा जुपिटर की ओर नहीं जा सकते? हम इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि रॉकेट की पावर, स्पेसक्राफ्ट और पेलोड्स का भार, अमाउंट ऑफ फ्यूल और प्लेनेट की ज्योमेट्री। ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमें किस स्पेसिफिक प्लेनेट पर कैसे पहुंचना है। देखिए, ऑर्बिटल मैकेनिक्स एक ऐसी जगह है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे फ्यूल के बावजूद भी लूना 25 कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वहीं कम फ्यूल के बावजूद भी चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक बड़ी सक्सेस बन गया। यहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस और बहुत ज्यादा प्लानिंग अगर की जाए तो रिजल्ट हमें आउट ऑफ द बॉक्स आते हुए मिल जाएंगे। और ऑर्बिटल मैकेनिक्स में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि स्पेस में हर एक चीज, फिर चाहे वो प्लैनेट्स हों, मून्स हों, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और इनसे भी बड़े स्ट्रक्चर्स ही क्यों न हो, यहाँ हर चीज मोशन में है। जब हम कोई मिशन लॉन्च करते हैं तो वो स्टिल अर्थ से नहीं बल्कि सूर्य के गिर्द 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती हुई पृथ्वी से लॉन्च होता है। ऐसे में एक मूव होती हुई ऑब्जेक्ट से दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अपने मिशन को टारगेट करना एक पेचीदा काम है। जब अर्थ और जुपिटर एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होते हैं तो उनके बीच की दूरी 968 मिलियन किलोमीटर तक हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में करीब आते हैं तो ये दूरी 600 मिलियन किलोमीटर तक नजदीक आ जाती है। लेकिन ये जो पोजीशन है और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए ही होता है और इसके बाद ये डिस्टेंस फिर से बढ़ने लग जाता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि हर एक प्लेनेट अपनी अलग अलग स्पीड से सन को ऑर्बिट कर रहा है, यानी कि इंजीनियर्स को मिशन की पूरी ट्रेजेक्टरी एकदम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि इस खाली अंतरिक्ष में हमें अपना मिशन एक ऐसी दिशा में छोड़ना होगा जहां फिलहाल अभी तो वो प्लेनेट नहीं है, लेकिन जैसे ही मिशन उस प्लेनेट के ऑर्बिट तक पहुंचेगा वो प्लेनेट अपनी स्पीड से चलता हुआ वहां पर आ जाएगा। चलिए अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पावरफुल रॉकेट है, आपने सबसे कम डिस्टेंस वाली ट्रेजेक्टरी पर लॉन्च भी कर दिया और वो भी राइट टाइम पर। अब आपको जुपिटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आप जल्दी से जल्दी जुपिटर तक पहुंचना चाहोगे, लेकिन फिर भी आपको 1 से 2 साल तो लग ही जाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वॉयेजर को करीब 2 साल और न्यू होराइजन को करीब 1 साल लग गया था जुपिटर तक जाने में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जिन मिशंस के एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं उन्हें जुपिटर को फ्लाई बाय करना था, वहाँ पर रुकना नहीं था। अब अगर आप इस स्पीड से जुपिटर पर जाने की गलती कर चुके हैं तो अब आप ये सोचिए कि बिना ब्रेक्स के आप जुपिटर पर रुकेंगे कैसे? तो यहाँ पर ऑर्बिटल मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम ऑर्बिटल एनर्जी कहते हैं। धरती को जितनी भी सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हैं, उन सब की ऑर्बिटल एनर्जी नेगेटिव है, यानी कि धरती उन्हें अपनी ओर खींच रही है। जब ये एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है तो सैटेलाइट्स धरती की ओर गिरने लगती हैं, यानी कि सैटेलाइट्स एनर्जी लूज कर देती हैं। वो धरती से ना टकराएं, इसलिए उनकी ऑर्बिटल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाता है थ्रस्टर्स को फायर करके। लेकिन जब ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट को छोड़कर दूर चली जाती हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिस स्पीड से आप जुपिटर की ओर जा रहे हैं उस काइनेटिक एनर्जी को आपको लूज करना होगा, और ऐसा करने के लिए आप ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर्स फायर कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल वेस्ट होने वाला है। और इतना फ्यूल ले जाने के लिए भी आपको लॉन्चिंग के टाइम ढेर सारा फ्यूल वेस्ट करना होगा। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इतना फ्यूल वेस्ट ना करके कम स्पीड के साथ वहां पहुंचा जाए, लेकिन उसके लिए आपको टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमें स्पेसक्राफ्ट को मैन्यूवर और मैनेज करने का टाइम भी मिल जाएगा अगर स्पीड कम रहेगी तो यहाँ से एक बात तो साफ होती है कि स्पेसक्राफ्ट का भार एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि स्पेसक्राफ्ट कहीं भी जाने में कितना टाइम लेगा, क्योंकि ज्यादा भार लॉन्चिंग का खर्चा तो बढ़ाता ही है, साथ ही में डेस्टिनेशन पर जाकर ऑर्बिट में इंसर्ट होने का खर्चा भी बढ़ा देता है। साथ ही ज्यादा भार को लॉन्च करने के लिए पावरफुल रॉकेट की भी जरूरत होती है। अब स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा फ्यूल डालकर उसका भार बढ़ाने से लॉन्च तो डिफिकल्ट होता ही है, साथ ही में मिशन की कॉम्प्लेक्सिटीज भी और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। धरती से लॉन्च करते हुए हमें स्पेसक्राफ्ट को एक स्पेसिफिक मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होती है, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं,
जिससे वो ऑब्जेक्ट धरती के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है। अगर बात करें जूस मिशन की तो ये अब तक का सबसे भारी इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इसका भार करीब 6000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इसे लॉन्च करने के लिए सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक एरियन 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को यूज किया गया, लेकिन ये रॉकेट भी इतना पावरफुल नहीं था कि ये जूस स्पेसक्राफ्ट को सीधा जुपिटर की ओर छोड़ पाता, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटी असिस्ट का सहारा लिया गया है। अब ये तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट धरती के जितना पास ऑर्बिट कर रही होगी उसकी ऑर्बिटल एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जो ऑब्जेक्ट दूर होगी उसकी ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही सारे प्लैनेट्स भी सूर्य का चक्कर लगाती हैं। मर्क्यूरी प्लैनेट सूर्य के सबसे पास है तो उसकी ऑर्बिटल एनर्जी प्लैनेट्स में से सबसे कम होगी, और नेपच्यून की ऑर्बिटल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में जाने से पहले उसकी ऑर्बिटल एनर्जी को मैच करना जरूरी है। मर्क्यूरी के लिए जब बेपीकोलंबो मिशन को लॉन्च किया गया तो लॉन्चिंग के समय उसकी ऑर्बिटल एनर्जी धरती की ऑर्बिटल एनर्जी जितनी थी, लेकिन मर्क्यूरी के ऑर्बिट में जाने के लिए उसे अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ी थी ताकि वो मर्क्यूरी की ऑर्बिटल एनर्जी से मैच कर सके। और उस एनर्जी लूज करने के लिए बेपीकोलंबो को दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड फ्लाई बाय करना पड़ा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर हमें मान लीजिए किसी बड़े ऑर्बिट में जाना है, लेट्स से नेपच्यून या फिर प्लूटो के ऑर्बिट में, तो ऑब्वियसली उनकी ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे स्पेसक्राफ्ट को वो एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी हमें लेनी पड़ेगी, या आप कह सकते हैं कि चुरानी पड़ेगी प्लैनेट से, जैसे अर्थ, मार्स और जुपिटर से। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों ही केसेस में, यानी एक तो जब हम एनर्जी लूज कर रहे हैं और दूसरा जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो इन दोनों ही केसेस में हम प्लैनेट्स को फ्लाई बाय कर रहे हैं। तो प्लैनेट्स को फ्लाई बाय करके एनर्जी गेन और लूज कैसे की जा सकती है? तो इसका आंसर है रिलेटिव मोशन। जी हाँ, प्लैनेट्स और स्पेसक्राफ्ट के रिलेटिव मोशन से हम ये कर सकते हैं। ग्रेविटी असिस्ट से हम स्पेसक्राफ्ट को स्पीड अप, स्लो डाउन और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्लैनेट के ऑर्बिट की डायरेक्शन में फ्लाई बाय करते हैं तो स्पेसक्राफ्ट को एक स्लिंग शॉट मिलता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर स्पेसक्राफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लाई बाय करता है तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ रही है तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए प्लैनेट की स्पीड कम हो रही है। लेकिन प्लैनेट एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये चेंजेस इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। आप इस पूरी प्रोसेस को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक स्पेसक्राफ्ट अगर किसी एक सिस्टम में से एनर्जी विड्रॉ कर रहा है, ऑब्वियसली वो सिस्टम एक प्लैनेट है, तो उस प्लैनेट की ऑर्बिटल एनर्जी तो कम हो रही है। अगर स्पेसक्राफ्ट एनर्जी लूज कर रहा है तो प्लैनेट की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन ये चेंजेस इतने इनसिग्निफिकेंट होते हैं कि हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो जूस मिशन को पृथ्वी से लॉन्च किया गया है, इसीलिए लॉन्च के जस्ट बाद जूस स्पेसक्राफ्ट के पास जो ऑर्बिटल एनर्जी होगी वो अर्थ की ऑर्बिटल एनर्जी से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। जुपिटर तक जाने के लिए जूस को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि जुपिटर का ऑर्बिट पृथ्वी से बड़ा है और ज्यादा दूरी पर है। तो ये एनर्जी गेन करेगा अर्थ, मून और वीनस के फ्लाई बाय करके। और इस पूरे प्रोसेस में ये भी ध्यान रखना है कि ये ज्यादा एनर्जी भी गेन न कर ले, नहीं तो ये जुपिटर की ग्रेविटी के रोकने से भी नहीं रुकेगा। कहने का मतलब ये है कि जूस स्पेसक्राफ्ट को तेज तो होना होगा, लेकिन ये इतना धीमा भी होना चाहिए कि जुपिटर से इसकी एनर्जी मैच हो सके। और यही क्रूशियल चीज इस मिशन के क्रूज टाइम को इतना ज्यादा बढ़ा रही है। जुपिटर पर पहुंचने के बाद ये जुपिटर और उसके मून्स के अराउंड 35 फ्लाई बाय करेगा। यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को डीपली स्टडी करेगा और इसका फाइनल फोकस रहेगा गैनीमेड पर। जूस पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा जो पृथ्वी के सैटेलाइट यानी कि चांद के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट के मून को ऑर्बिट करेगा। इस पूरे मिशन का सबसे क्रूशियल मोमेंट तब होगा जब जूस स्पेसक्राफ्ट गैनीमेड को ऑर्बिट करता हुआ 1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक स्लो हो जाएगा और फिर ये जुपिटर के ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया जाएगा। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को इंसर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पेसक्राफ्ट को एक परफेक्ट स्पीड पर एक प्रिसाइज एंगल से एक राइट मोमेंट पर सही दिशा में एक करेक्ट अमाउंट ऑफ मैन्यूवर करना होता है, तब जाकर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में स्थापित होता है।
ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्लो या गलत टाइम पर किया गया मैन्यूवर या तो स्पेसक्राफ्ट को सीधा प्लेनेट में क्रैश कर देता है या फिर स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए इस अनंत अंतरिक्ष में भटक जाता है। फिर ज्यादा फ्यूल भी स्पेसक्राफ्ट के पाथ को करेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए राइट अमाउंट ऑफ मोशन या राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए ये मिशन 2031 तक जुपिटर तक पहुंच पाएगा। बृहस्पति ग्रह सूरज से 5वें स्थान पर है। इसके आगे मंगल और पीछे शनि ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है, यानी कि इसके पास पृथ्वी जैसी एक सख्त और चट्टानी सतह नहीं है। ये पूरी तरह से गैसीय बादलों से बना है। इस ग्रह की संरचना में अधिकतर अंश हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का है। लिहाजा वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इसकी बादली सतहों के उस पार गहराइयों में कहीं एक स्थान ऐसा है जहां खौलते हुए मैग्मा का वास है। जी हां, जुपिटर के पास एक लिक्विड कोर भी मौजूद है जो कि इस ग्रह की बेहद रहस्यमय मैग्नेटिक फील्ड को संचालित करती है। इस ग्रह की मिस्टीरियस मैग्नेटिक फील्ड का ही नतीजा है कि आज तक वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो फिर आइए आज हम साथ में चलते हैं जुपिटर की इस यात्रा पर और जानते हैं बृहस्पति ग्रह के पीछे छिपे इन राजों के बारे में। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का 5वां ग्रह है। ये एक गैसीय ग्रह है, यानी कि इसकी संरचना गैसों के संगठन से हुई है। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई तो कुछ ऐसे संयोग बने कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें सूरज से दूर जाने लगी और धूल कण सूरज के निकट आते गए, जिससे जल्द ही सूरज के नजदीक ठोस सतह वाले चट्टानी ग्रहों ने जन्म लिया। तो वहीं सूरज से कुछ दूर एस्टेरॉयड बेल्ट के पीछे उन ग्रहों का जन्म हुआ जिन्हें आज हम गैस जाइंट के नाम से जानते हैं। रिसर्चर्स की माने तो जुपिटर और सैटर्न जैसे गैसीय ग्रहों की उत्पत्ति उस गैस क्लाउड से हुई थी जिसने कभी हमारे सूरज को जन्म दिया था। खैर, एक लंबे वक्त तक इन गैसों के संगठन के बाद ही इन ग्रहों की रचना हो पाई। अंतरिक्ष इंसानों के लिए एक रहस्य भरा विषय है, क्योंकि आज तक इससे संबंधित जितनी भी बातें हम जानते हैं या कही गई हैं, उनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। इसी बीच यूरोप में एक महान एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली का उदय हुआ। गैलीलियो वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिरर्स और लेंस की सहायता से स्पेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। इन्हीं लेंसेज की मदद से गैलीलियो ने एक दूरबीन तैयार की और जब उन्होंने अपनी बनाई दूरबीन से अंतरिक्ष का अध्ययन शुरू किया तो सबसे पहले उनकी निगाह में बृहस्पति ग्रह आया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब इंसान इस ग्रह को देख रहे थे। आज से पहले भी कई प्राचीन सभ्यताओं ने अंतरिक्ष में बृहस्पति ग्रह के होने की पुष्टि की थी। फिर चाहे वो यूनान की प्राचीन सभ्यता हो या फिर भारत के वैदिक संस्कृति, इन एंशिएंट सिविलाइजेशन ने अपने हिसाब से जुपिटर की व्याख्या की थी। मगर अब जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को देखा तो पाया कि ये वाकई काफी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी था। गैलीलियो ने न केवल जुपिटर बल्कि इसके 4 बड़े चंद्रमाओं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को भी खोजा, जिन्हें आज हम गैलीलियन मून्स या फिर गैलीलियन सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। इन बीती सदियों में टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। आज इंसानों ने अंतरिक्ष में बेहद एडवांस स्पेस टेलीस्कोप डिप्लॉय कर दिए हैं, जिनकी बदौलत आज हम दूर दराज की गैलेक्सीज को भी साफ साफ देख पाते हैं। ऐसे में इंटरप्लेनेटरी रिसर्च काफी आसान हो चुकी है। पिछले कुछ दशकों में हमने जुपिटर और इसके चंद्रमाओं की डीप स्टडी करने के मकसद से बहुत से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं, जिनसे हमें जुपिटर के बहुत से सीक्रेट्स का पता चला। फिर चाहे वो जुपिटर की ये रहस्यमय मैग्नेटिक फील्ड्स हों या फिर इस विशालकाय ग्रह की बेहद जटिल संरचना, वाकई हम जुपिटर से संबंधित जानकारियों को जुटाने में कामयाब रहे हैं। लिहाजा आज भी इन गैस जाइंट से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बने हुए हैं जिन्हें वैज्ञानिक सुलझाने में लगातार जुटे हुए हैं। आइए बृहस्पति ग्रह से जुड़े कुछ ऐसे ही अनजान रहस्यों पर नजर डालते हैं। मिस्ट्री नंबर 1, जुपिटर पर हैवी एलिमेंट्स की मौजूदगी। अब तक वैज्ञानिकों को ये यकीन था कि जुपिटर की संरचना भी उसी हाइड्रोजन हीलियम क्लाउड से हुई थी जिससे एक वक्त पर हमारा सूरज बना था। मगर हाल ही में इस थ्योरी पर सवाल उठाती एक रिसर्च सामने आई है। बीते 5 दशकों में 6 स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर को स्टडी किया, जिसमें से अधिकतर बार जुपिटर पर हैवी एलिमेंट्स की मौजूदगी का कंफर्मेशन मिला। हालांकि उन्हीं एलिमेंट्स की तलाश सूरज पर की गई तो उनकी मौजूदगी का वहां पर कोई सबूत नहीं था। तो आखिर ये हैवी एलिमेंट्स जुपिटर पर कैसे आए, जबकि वो एलिमेंट्स हमें सूरज पर नहीं मिले? और ये दोनों ही माना जाता है कि एक ही क्लाउड से फॉर्म हुए थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें रुख करना होगा नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट पर काम करने वाली
वैज्ञानिकों की इस टीम का, जिसने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि जुपिटर पर इन हैवी एलिमेंट्स का आवागमन किसी बाहरी स्रोत से हुआ है। ये बाहरी स्रोत कोई और नहीं बल्कि कॉमेट या फिर एस्टेरॉयड हो सकता है। इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने ये दावा किया कि जब कोई भी हैवी एलिमेंट रिच कॉमेट या फिर एस्टेरॉयड जुपिटर के करीब से होकर गुजरता था तो जुपिटर के बेहद पावरफुल मैग्नेटिक पुल के चलते वो उसकी ओर खींचा चला जाता, जिसके बाद वो इवेंचुअली इसके भीतर गिरकर इसी में समा जाता। लिहाजा इस स्टडी को नकारती हाल ही में एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें वैज्ञानिकों ने एक अलग ही संभावना जाहिर की है। इस नई रिपोर्ट के अनुसार वास्तव में जुपिटर का जन्म सूरज के करीब कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि इसकी उत्पत्ति किसी अन्य क्लाउड से हुई थी जो हमारे सूरज की ऑर्बिट से करीब 4 गुना ज्यादा दूर था। ये नई रिपोर्ट जूनो स्पेसक्राफ्ट द्वारा मिले डेटा से तैयार की गई है। मिस्ट्री नंबर 2, जुपिटर पर पानी की मौजूदगी। पानी ही वो कड़ी है जिसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि भूतकाल में जुपिटर का जन्म कैसे हुआ था। जुपिटर के आसपास से होकर गुजरने वाले एस्टेरॉयड और कॉमेट्स ने जुपिटर पर हैवी एलिमेंट्स की मौजूदगी को तो बढ़ा दिया, साथ ही ऐसा होने से जुपिटर पर मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम की स्थिति में भी काफी ज्यादा फर्क आया। हाल ही में हुई एक रिसर्च ने हमें ये जानने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस तरह के कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स के टकराव के बाद जुपिटर में किस हद तक पानी की मौजूदगी प्रभावित हुई है। ये बात है साल 1994 की। शूमेकर लेवी 9 नाम का एक कॉमेट बेहद तेज रफ्तार से सूरज की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में उसके रास्ते के बीच में आने वाले जुपिटर से इसकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात कब हादसे में बदल गई इसका पता ही नहीं चला। मेरा मतलब है कि ये धूमकेतु देखते ही देखते जुपिटर से जा टकराया, मगर ये इससे पहले कि जुपिटर के गैसीय बादलों में समा पाता, इससे पहले ही जुपिटर के इंटेंस टाइडल फोर्स ने इसका काम तमाम कर दिया। ये बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर गया और वो टुकड़े बारी बारी से जुपिटर में जा गिरे। इस घटना के 20 साल बाद हाल ही में हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने जुपिटर पर एक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म की तो वहां पर पानी का एक विशाल भंडार खोजा गया। नो डाउट ये पानी कॉमेट शूमेकर लेवी 9 से ही यहाँ पर आया है, क्योंकि पानी के अधिकतर ट्रेसेस इस कॉमेट की क्रैश साइट के नजदीक ही मिले हैं। इस घटना से पहले भी जूनो स्पेसक्राफ्ट से आ रहे डेटा पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल आज से कुछ महीनों पहले जूनो की एक रिसर्च टीम ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में पानी के एक सिग्निफिकेंट अमाउंट को ट्रेस किया था। इस टीम ने ये पता लगाया था कि जुपिटर के टैम यानी कि टोटल एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स में से 0.25% पानी यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि पिछली रीडिंग से काफी बड़ा नंबर था। मिस्ट्री नंबर 3, जुपिटर की कोर का सच। जुपिटर की फिजिक्स को समझना बड़े बड़े स्पेस साइंटिस्ट के लिए भी सरदर्दी का काम है। बात करें अगर जुपिटर की संरचना की तो इसका अधिकांश 90% हिस्सा हाइड्रोजन से बना है और ये हाइड्रोजन जुपिटर के ऊपरी बादलों में व्याप्त है। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों को थामे हुए है। जैसे जैसे हम जुपिटर में और ज्यादा गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हाइड्रोजन का दबाव भी लगातार बढ़ता जाता है और बीच में कहीं जाकर एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर हमें तरल रूप में एक पदार्थ नजर आता है। ये पदार्थ किसी धातु की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। साल 2011 में नासा द्वारा पेश की गई एक फीचर स्टोरी में ये समझाया गया था कि आखिर किस तरह से जुपिटर की ये लिक्विड कोर इसके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती है। लिक्विड प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन की इस कोर के बारे में अभी बहुत सारे रहस्य मौजूद हैं, जिनकी तलाश में वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए जुपिटर की गर्दिश में मौजूद जूनो इसकी कोर पर ही फोकस किए बैठा है। अभी के लिए जूनो का सबसे बड़ा उद्देश्य जुपिटर की इसी लिक्विड कोर में मौजूद हैवी मेटल्स की परसेंटेज का पता लगाना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्ट्री नंबर 4, जुपिटर पर चल रहे तूफानों और बवंडरों का सच। हम जब कभी भी जुपिटर की तस्वीरों को देखते हैं तो उनमें मौजूद ये धारीदार रेखाएं और घेरे अक्सर हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। वास्तव में ये जुपिटर पर चल रहे स्टॉर्म्स हैं। ज्यादातर तस्वीरों में इन स्टॉर्म्स का टॉप व्यू ही देखने को मिलता है। ऐसे में इन बादलों के उस पार किसी की भी नजर नहीं जाती। बृहस्पति ग्रह को इसके बेहद सघन वायुमंडल ने घेरा हुआ है, जिसके कारण इसके भीतर देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पिछले कई सालों से जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा जूनो स्पेसक्राफ्ट इस बात का पता लगाने में लगा हुआ है कि वास्तव में बृहस्पति ग्रह के इन बादलों के पीछे क्या राज है। जूनो से मिले डेटा से ये पता चला है कि देखने में महज धारियों और घेरों से दिखने वाले ये तूफान कई हजारों मील नीचे तक फैले हुए हैं। जुपिटर पर मौसम की लॉन्ग टर्म स्टडी के चलते बहुत से राजों को फाश किया जा सकता है।
फिर चाहे वो पिछले 200 सालों से चल रहे इस तूफान द ग्रेट रेड स्पॉट के सिकुड़ने की वजह हो, या फिर बृहस्पति पर चल रही आंधियों के सटीक कंप्रेशन पॉइंट का डिमार्केशन, इन ग्रहों के रहस्यों से अगर पर्दा उठाना है तो हमें अच्छा खासा इंतजार करना होगा। इस कड़ी में कुछ वक्त पहले विश्व प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि शायद सूरज से कोसों दूर होने के बावजूद भी हमारे सौरमंडल के 5वें और सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा में जीवन की संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के अनुसार जहां हमारी धरती का एक ही चंद्रमा है, उसके बिल्कुल विपरीत जुपिटर यानी कि बृहस्पति के पास कई गुना अधिक चंद्रमा है। कुल मिलाकर इस ग्रह के पास कुल 95 चंद्रमा है, जिनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो गैलीलियन मून्स के नाम से जाने जाती हैं। खोजकर्ताओं द्वारा ये आशंका लगाई जा रही है कि इन चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर पानी की मौजूदगी की संभावना है। दोस्तों, यूरोपा को जुपिटर का बर्फीला चंद्रमा भी कहा जाता है, जिसका डायमीटर हमारे चंद्रमा से कुछ किलोमीटर कम, लगभग 3138 किलोमीटर है। ये हमारे सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चांद है। यूरोपा की खोज सन 1610 के जनवरी में गैलीलियो गैलीली ने की थी। जर्मन एस्ट्रोनॉमर सिम्पसन मरियस ने उस वक्त इस चंद्रमा को खोज लिया था जब गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं का ऑब्जर्वेशन किया था। इसलिए आमतौर पर उन्हें चंद्रमाओं के को ओनर होने का क्रेडिट भी दिया जाता है। अब बात करें यूरोपा की, तो दोस्तों ये बिल्कुल एक ऐसी आइसी दुनिया के जैसा है जिसमें कोसों कोसों दूर तक आपको सिर्फ बर्फ और उसके चट्टानों के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हालात इतने खतरनाक हैं कि बस कुछ ही मिनटों में यहाँ का ठंडा तापमान आपको एक एस्ट्रोनॉट पॉप्सिकल में बदल कर रख देगा। बात करें अगर इंसानों के जीवन की, तो ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है जिसमें तरह तरह के गैसेस का मिश्रण शामिल है। इसी मिश्रण में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है और यही वो गैस है जिसे इनहेल करने के बाद हम इंसान जिंदा रह पाते हैं। मगर बात करें पृथ्वी और जुपिटर के एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस की, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जहां धरती पर एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी चादर मौजूद है, वहीं दूसरी ओर जुपिटर इतना दूर है कि इसका एटमॉस्फेयर बेहद नाजुक है, इतना नाजुक कि आपकी जान जाने में बस कुछ ही पलों का फासला होगा। यूरोपा की सतह की तस्वीरों में साफ नजर आता है कि इसकी बर्फीली सतह के काफी नीचे गहराई में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी की गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से भूकंपों के प्रभाव को देखा जा सकता है, जिनके कारण ऊपरी सतह पर कई लकीरें, दरारें, काले रंग के गड्ढे और धब्बे दिखाई देते हैं। मगर सोचने वाली एक खास बात यह है कि हमारे चंद्रमा पर जिस तरह के बड़े बड़े गड्ढे यानी कि क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह के क्रेटर्स जुपिटर के इस चांद पर देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से वैज्ञानिकों को विश्वास है कि जरूर नीचे गहराई में कुछ ऐसा जरूर मौजूद है जो इसके मेटेओर्स की टक्कर के बाद भी इस ग्रह को उनसे उभारने का काम करता है। पर हम डेटा की बात करें तो उसके हिसाब से यूरोपा पर ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा है, यानी कि इंसानों को जो ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है वो वहाँ पर जरूर मौजूद है। हो सकता है कि इसकी गहराई के अंदर यूरोपा में भी जीवन संभव हो। इस बात की जानकारी के लिए लगातार नासा के वैज्ञानिक इस चंद्रमा पर नजरें गड़ाए रखते हैं और साथ ही यहाँ पर होने वाली गतिविधियों को भी टाइम टू टाइम अपनी रिसर्च लिस्ट में जोड़े रखते हैं। मगर इसके बावजूद आप इस ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूरोपा इतना दिलचस्प क्यों है? इस सवाल का जवाब है सफेद बर्फ की चादर के नीचे रहने वाले तरल पानी के मौजूद होने की संभावना। कुछ नई तस्वीरों को देखकर यूरोपा के निशान और दरारों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, जिसे नासा उपयोग करने की उम्मीद करता है। नासा का मानना है कि पृथ्वी के बाहर हमारे सौरमंडल के किसी अन्य पिंड के मुकाबले यूरोपा में माइक्रोबियल लाइफ के एग्जिस्ट करने की संभावना सबसे ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर के बीच भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद हो सकते हैं जिन्हें आज तक खोजा नहीं गया है। अगर इनकी ये बात सच हुई तो यह हमारे विज्ञान की ओर एक नई उपलब्धि होगी। आखिरकार नासा ने चंद्रमा की बर्फीली सतह पर उतरने और आइस शेल्फ से होते हुए उसके महासागरों में ड्रिल करने के लिए एक मिशन भेजने की योजना भी बनाई है। हालांकि ऐसा होने में अभी काफी वक्त लगने वाला है। दोस्तों, अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो ये 10 से 11 किलोमीटर तक बताया जाता है, जबकि यूरोपा के समुद्र की गहराई पूरे 100 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर हम यूरोपा के उप सतह यानी कि सब सरफेस की बात करें तो ये माना जाता है कि जुपिटर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव
और यूरोपा की अंडाकार कक्षा में उत्पन्न होने वाली टाइडल वेव एनर्जी के कारण यहाँ पर सब सरफेस ओशन होने की सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। ये तलाशने के लिए कि क्या हकीकत में कोई चीज इस महासागर की गहराई में इधर उधर तैर रही है। नासा द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट जूनो द्वारा ली गई तस्वीरों के मुताबिक धरती से कोसों दूर मौजूद ये ग्रह जीवन के अस्तित्व का एक नया स्थान बन सकता है। बड़े बड़े आकार में जमी इन बर्फीली चट्टानों से यूरोपा की क्रिस्टल लेयर पूरी तरह से ढकी हुई है, मगर गहराई में मौजूद नमकीन पानी और यहाँ तक कि खोजकर्ताओं का दावा है कि यूरोपा पर मौजूद पानी की मात्रा हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा की फ्रोजन लेयर 20 से 24 किलोमीटर तक गहरी है। इसके नीचे गहरा समंदर और इसमें रहने वाले कई रहस्यमय जीव भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने यूरोपा पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे प्राकृतिक धातुओं की भी खोज की है। इसी साल नासा अब तक के अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट्स में गिने जाने वाले स्पेस एक्स फॉल्कन की मदद से यूरोपा के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसे यूरोपा क्लिपर मिशन कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट, गैलीलियो ऑर्बिटर और हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये अब तक किए गए 3-4 ऐसे मिशंस हैं जिनकी मदद से यूरोपा और उससे जुड़ी अब तक की सभी जानकारियां हासिल की गई हैं। अगर डिटेल में समझाएं तो दोस्तों, वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने पहली बार सन 1989 के दौरान इस चंद्रमा की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची थीं, जिससे पता चला कि यूरोपा की सतह लकीरों और दरारों से भरी पड़ी है, और इन्हीं के चलते वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद यूरोपा आज भी भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय हो सकता है। इसके बाद सन 1983 और 2003 तक एग्जीक्यूट किए गए गैलीलियो मिशन के दौरान भी इससे बहुत सारी जानकारियां जुटाई गई। साल 2022 के सितंबर में जूनो नाम का अंतरिक्ष यान यूरोपा से महज 340 किलोमीटर की दूरी पर था, और नजदीक से इसकी सतह की तस्वीरें इसने हमारे वैज्ञानिकों को साझा की। साल 2023 में जूस मिशन बृहस्पति और इसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को स्टडी करेगा। यूरोपा क्लिपर पहला ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जिसे विशेष रूप से और पूरी तरह से यूरोपा का निरीक्षण करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। बताई गई तारीख के अनुसार 10 अक्टूबर सन 2024 में नासा द्वारा अपना यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने की उम्मीद जताई जा रही है। 6 साल बाद साल 2030 में जुपिटर के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर यह यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा के नजदीक से दर्जनों भर उड़ानें भरेगा। यूरोपा क्लिपर सिर्फ जीवन का पता लगाने वाला मिशन नहीं है। इसका सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव ये कंफर्म करना है कि क्या यूरोपा की सतह के नीचे कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जो कि जीवन का समर्थन कर सकते हैं। इसके लिए ये स्पेस मॉड्यूल बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करेगा और चंद्रमा के वातावरण, सतह और इसके आंतरिक भाग पर डेटा कलेक्ट करने के इरादे से यूरोपा के पास से करीबी उड़ानों का संचालन करेगा। जबकि यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट खुद जीवन की तलाश करने में सक्षम नहीं होगा, ये केवल भविष्य के मिशनों के लिए मंच तैयार करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के बहुत करीब से होकर गुजरेगा। इस दौरान इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से वैज्ञानिक यूरोपा के जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का काम करेंगे। चाहे जो भी हो, मगर एक बात तो साफ है कि यूरोपा की खोज वैज्ञानिकों के सामने कुछ नई चुनौतियां और सामने लेकर आने वाली है। फिर चाहे बात एक्सट्रीम कंडीशंस की हो या फिर बेहतर टेक्नोलॉजी की मांग की, हमारी पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूर एक मिशन भेजने के लिए अभी काफी खर्चा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि हर एक मुश्किल को पार करने के बाद हमें ये बात पूरी तरह से मालूम हो जाएगी कि क्या वाकई में हमारी धरती के अलावा भी कहीं और जीवन की संभावनाएं बनी हुई हैं। हमारे सौरमंडल से महज कुछ लाइट ईयर्स की दूरी पर ऐसे बहुत से तारामंडल मौजूद हैं जिनमें अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स होने की संभावनाएं काफी ज्यादा अधिक हैं। साल 1992 में पहले एक्सोप्लैनेट की खोज के बाद से आज तकरीबन 30 साल बीतने को आए हैं। इन 3 दशकों में पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश काफी तेज हो चुकी है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स इन नियर बाय एक्सोप्लैनेट्स की खोज में लगे हुए हैं, जहां लाइफ होस्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं। इन ग्रहों को वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ का नाम दिया है, क्योंकि इनमें अधिकतर ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा में साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। साथ ही इन पर की गई अब तक की स्टडी इस ओर साफ इशारा करती है कि यहाँ या तो पहले से ही जीवन मौजूद है या फिर हम इंसान यहाँ जीवन के बीज को अंकुरित कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस घने काले अंतरिक्ष की सैर पर, जहाँ पर आप और हम मिलकर इन लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स का दीदार करेंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है KOI 5715.01,
धरती से करीब 1000 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद ये ग्रह लाइफ को होस्ट करने के लिए सुपर हैबिटेबल स्टेट में है, क्योंकि यहाँ लाइफ सीड को ट्रिगर करने के लिए वो तमाम कारक मौजूद हैं जो यहाँ हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो तरल रूप में पानी का मिलना हो या फिर फिजाओं में बहती ऑक्सीजन गैस। हमारी अब तक की ऑब्जर्वेशन और स्पेक्ट्रल स्टडी ये बताती है कि इस ग्रह पर जीवन न केवल पनप सकता है बल्कि अच्छी तरह फल फूल भी सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि इस ग्रह पर जीवन का पनपना पृथ्वी से ज्यादा सरल और सुगम होगा। ये ग्रह अपने सितारे के इर्द गिर्द एक हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण यहाँ का तापमान ना तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम, जो कि इसकी सतह पर पानी की तरल मौजूदगी का एक बड़ा कारण बन सकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि लाइफ को लेकर ह्यूमंस का परसेप्शन कम्प्लीटली रिलेटेबल है। अब क्योंकि हम जीवन को कुछ इस तरह के प्राणियों में देखते हैं जो कि सांस भरते हैं, जिनकी रगों में खून बहता है और जो अपने जीवन के लिए अपनी माइक्रोबायोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए जब कभी भी हम धरती से बाहर जीवन की खोज पर निकलते हैं तो हमारा परसेप्शन किसी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म को खोजने पर ही सेट रहता है। और कुछ इस तरह के जीवन को पनपाने के लिए इस ग्रह का वातावरण काफी अनुकूल लगता है। ये ग्रह जिस तारामंडल का हिस्सा है वो करीब 5.5 बिलियन सालों पुराना है, यानी कि इसकी उम्र हमारे सूरज से करीब 1 बिलियन साल अधिक है। इस प्लेनेट की एक और खास बात यह है कि ये एक सुपर अर्थ के साइज में बिल्कुल फिट बैठता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा 1.5 गुना ज्यादा भारी और करीब 10% अधिक विशालकाय भी होगा। अर्थ और इस एक्सोप्लैनेट के बीच साइज और मास का ये अंतर कहीं न कहीं अच्छा है। इनफैक्ट अगर इस प्लेनेट का एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के कंपैरिजन में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो यहाँ बेहद हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियाँ काफी ज्यादा तादाद में होंगी। हालांकि ये बात भी उतनी ही खरी है कि एक विशालकाय ग्रह के होने के चलते इसके अधिकतर क्षेत्र का तापमान पृथ्वी से कंपैरेटिवली काफी कम हो सकता है, जो यहाँ लाइफ को ट्रिगर करने के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा भी बन सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों बातों में क्या सच निकलता है और क्या ये न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट वाकई जिंदगी की इस कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। वहाँ दूर अंतरिक्ष में अनजाने ग्रह खोजे जा रहे हैं, रहस्यों और संभावनाओं से भरी दुनियाएं, लेकिन यहाँ धरती पर भी आपकी एक और अलग दुनिया है, आपकी डिजिटल दुनिया, जिसमें घुसने के लिए दुनिया भर के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं और इसको सिक्योर करना आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। मिलिए वन ब्राउजर से, जो आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप सिक्योरली सीमलेस ब्राउजिंग कर सकते हैं। वन ब्राउजर आपके डिजिटल वर्ल्ड के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है, क्योंकि वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। बिल्ट इन वीपीएन के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने से कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आपको वीपीएन अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक्डइन, फेसबुक, अमेज़न, आप वन ब्राउजर की हेल्प से किसी भी साइट पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं और उन्हें एक ही जगह से मैनेज भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट सस्पेंशन या फिर वेरिफिकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए और बाकी का काम वन ब्राउजर संभाल लेगा। इसके अलावा आप अपने कलीग्स के साथ बिना पासवर्ड शेयर किए या बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के झंझट के अकाउंट्स शेयर भी कर सकते हैं। वन ब्राउजर के साथ ये आसान और पूरी तरह से सिक्योर है। फिर चाहे आप सफर में हो या डिवाइस बदल रहे हो, वन ब्राउजर आपके डेटा को हमेशा सिंक्ड और सिक्योर रखता है। एक नई और बेहतर डिजिटल दुनिया की खोज करें वन ब्राउजर के साथ। सीरियसली, ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपके अकाउंट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। डोंट मिस आउट, वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। अभी ट्राई कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब बारी है एक कमाल के एक्सोप्लैनेट केपलर 69c की। धरती से करीब 2700 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये ग्रह अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। उम्र में लगभग 7 बिलियन साल पुराने इस एक्सोप्लैनेट पर जिंदगी एक पहेली की तरह है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही है। जिंदगी की तलाश की इस कश्मकश में फंसे वैज्ञानिकों ने जब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ पर अपनी रिसर्च करनी शुरू की तो उन्हें बहुत सी चौंकाने वाली बातें पता चली। दरअसल जब रिसर्चर्स ने अर्थ पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स की बायोलॉजी को कॉस्मोस की कंडीशंस के साथ रिलेट किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि इस कायनात में अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन पनप रहा होगा या फिर पनपने की कगार पर होगा तो उस ग्रह की उम्र कम से कम 5 बिलियन सालों की होनी चाहिए और अधिक से अधिक वो ग्रह 8 बिलियन साल पुराना ही हो सकता है।
इन नंबर्स के पीछे एक कमाल का गणित छिपा हुआ है, और वो ये कि जिस तरह पृथ्वी ने आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जन्म लिया और अपने जन्म के बाद से अगले कई सौ करोड़ साल तक ये निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन की स्टेज में रही। इस दौरान कभी इसकी सतह पर भभकती हुई हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का कब्जा रहा, तो कभी यहाँ पर विशालकाय ज्वालामुखियों ने हुंकार भरी, कभी आइस एज ने सब कुछ जमा कर रख दिया, तो कभी इसकी सतह पर जमा पानी पिघलकर अंत में समुद्रों और महासागरों में तब्दील हो गया। पृथ्वी पर जीवन का जन्म अपने आप में एक बेहद लंबी चौड़ी प्रक्रिया का परिणाम है। Hence it's proven कि आज से करीब 13.7 बिलियन साल पहले हुए बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद से आज तक अगर किसी ग्रह पर जीवन पनपा होगा तो वो 5 से 9 बिलियन ईयर्स की इसी विंडो में लाई करता होगा। खैर, बात करें अगर केपलर 69c की, तो साइज के मामले में ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 4 गुना ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े एक्सोप्लैनेट पर जीवन कैसे पनप सकता है। इस कदर बेहद बड़े ग्रह में एक बेहद बड़ा महाद्वीप होगा जिसके बीचों बीच रेत का कोई तपता मरुस्थल होगा और बेहद दूर कोनों में समुद्र जमीन को चारों ओर से घेरे हुए होगा। अपने अत्यंत बड़े साइज और मैस के चलते इस ग्रह के पास एक विचित्र किस्म की ज्योग्राफी होगी। यहाँ ज्यादा किस्म के लैंडफॉर्म्स भी मौजूद नहीं होंगे। हालांकि मरुस्थल से दूर कोनों की तरह चारों ओर इस ग्रह पर वो जगह मौजूद होंगी जहाँ पर जिंदगी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं। फिर चाहे वो सतह तरल पानी की अवस्था में बहता पानी हो या फिर ग्रह पर वायु दाब और गैसों की आवाजाही को बरकरार रखने वाला एक सघन वायुमंडल। इस ग्रह पर निरंतर शोध जारी है। हर दिन वैज्ञानिक इस ग्रह से जुड़ा कुछ नया जान रहे हैं। बीते साल नासा और कुछ रिसर्चर्स एक खोजी दस्ते द्वारा इस पर एक डिटेल्ड स्पेक्ट्रल स्टडी परफॉर्म की गई थी, जिसके परिणामों पर अब तक स्कॉलर्स की समीक्षा जारी है। एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी कर रहे वैज्ञानिक खासकर इस ग्रह को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस पर अपनी फर्दर स्टडीज में जेम्स वेब जैसी बेहद पावरफुल और प्रिसाइज्ड ऑब्जर्वेटरीज का इस्तेमाल करते हैं तो वाकई नतीजे और भी ज्यादा उत्साहजनक हो सकते हैं। लाइफ के इस सीड को स्प्राउट कर सकने वाले इन ग्रहों की लिस्ट में तीसरा स्थान बनाया है केपलर 1126b ने। नाम में कुछ केपलर 69c से मिलता जुलता ये ग्रह तकरीबन इतनी ही दूरी पर मौजूद है। जी हाँ, ये हमारे घर यानी कि पृथ्वी से 2073 लाइट ईयर्स की दूरी पर बसा ये एक्सोप्लैनेट जिंदगी की कसौटियों पर खरा उतरता नजर आता है। उम्र में 750 करोड़ यानी कि 7.5 बिलियन ईयर्स पुराना ये ग्रह सूर्य की ही तरह एक येलो डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। ये ग्रह अपने सूर्य को पृथ्वी की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा नजदीक से चक्कर लगाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इस प्लैनेट का होस्ट स्टार हमारे सन के कंपैरिजन में काफी कम गर्म है। जी हाँ, इसके लेस हॉट होने का ही नतीजा है कि इसका गोल्डीलॉक्स जोन या फिर यूं कहें कि हैबिटेबल जोन हमारे अर्थ सन सिस्टम के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा क्लोजर है। हेंस इतना करीब से ऑर्बिट करने के बावजूद भी ये ग्रह इस स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हालांकि आज तक वैज्ञानिकों ने इस पर कोई डिटेल्ड स्टडी या रिसर्च परफॉर्म नहीं की है, जिस कारण से हमें आज तक इसकी संरचना का पता नहीं चल पाया है। आज तक हम ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में ये ग्रह एक चट्टानी सतह वाला ग्रह है भी या नहीं। कहीं इसकी संरचना केवल गैसों और महासागरों से तो नहीं हुई। आखिर आइए चलते हैं स्पेकुलस 2c नाम के इस एक्सोप्लैनेट पर। धरती से केवल 106 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये ग्रह वाकई काफी नजदीक है। हालांकि ये फासले कम होने के बावजूद भी हमारे लिए काफी ज्यादा हैं। अगर हम इंसानों द्वारा स्पेस में अचीव की गई अब तक की फास्टेस्ट स्पीड से भी चले तो भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 लाख सालों का वक्त लग जाएगा। सीरियसली, ये इतना ज्यादा लंबा वक्त है कि इस सफर की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि संपूर्ण मानव जाति को पनपे हुए आज 2 लाख साल ही बीते हैं। ऐसे में अगर हम कल भी इस ग्रह की ओर निकलें तो इतने ही सालों बाद जाकर हम वहां पहुंचेंगे, और वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रियलिटीज। खैर, इन बातों से उलट स्पेकुलस 2c वाकई एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड है। साइज में धरती से करीब 40% बड़ा ये ग्रह निसंदेह एक रॉकी प्लैनेट है। पृथ्वी की तरह इसकी सतह भी ठोस चट्टानों से मिलकर बनी है। वैसे ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका तारा हमारे सूरज का केवल 15% मास कैरी करता है। यही कारण है कि इसे अन्य ग्रह बेहद नजदीक से ऑर्बिट कर रहे हैं। ये बेहद कम डिस्टेंस पर एक अनचाही पॉसिबिलिटी को भी साथ लेता है, और वो है टाइडल लॉकिंग। जी हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि स्पेकुलस 2c अपने पेरेंट स्टार से टाइडली लॉक्ड हो, और अगर ऐसा वाकई में है तो श्योरली ये एक बैड न्यूज होने वाली है, क्योंकि ऐसा होने पर इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा उसके सूरज के सामने ही रहेगा और उसकी दूसरी साइड हमेशा काले अंधेरे में ही डूबी रहेगी, जो कि यहाँ पर एक मैसिव टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेगी, जो कि लाइफ की हैबिटेबिलिटी के लिए एक अच्छा साइन तो नहीं है।
एनीवेज, इन सभी एक्सोप्लैनेट्स में से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आगे भी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।